किसी ने नहीं सोचा था कि मुल्की सियासत को अपनी गिरफ्त में लिए इमरान सीरीज के बतन से अब फैज के चश्मे रवा होंगे। टॉप सिटी की पिटारी क्या खुली कि माजी के स्पाई मास्टर मीडिया पर छा गए। कारनामे ऐसे कि शर्लॉक होम्स भी शर्मा जाए। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद की शोहरत फैजाबाद से शुरू हुई और उसके इख्तिताम की तारीख अब तक नहीं आई। ये अक़दार जल्द खुलेगा कि जनरल रिटायर्ड फैज और इमरान खान के दरमियान पार्टनरशिप में क्या क्या मराहिल तय हुए। असल पजल 9 मई का वाक़या है, जिसकी वजह से अडियाला के जिंदान इमरान खान के लिए खुल गए। अब लगता है कि दूसरी किस्त जनरल फैज की शक्ल में शुरू होने जा रही है। नित नए इंकशाफात खिलाफत इमरानिया की मजबूत तरीन फसील में दबे राज बाहर आने को है। क्या हो रहा है, क्या होने जा रहा है, तारीख के आईने में आइए सुनते हैं नजम सेठी की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, आज बात हो रही थी कि अगस्त बड़ा गैर मामूली होता ना। हम ऑफ द कैम बात कर रहे थे। अगस्त पाकिस्तान की तारीख में भी बड़ा गैर मामूली रहा है, खुसूसन 17 अगस्त 1988 जब ज़ियाउल हक साहब का तैयारा हादसे का शिकार हुआ। अगस्त तब भी गैर मामूली था, बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हुई, फिर उसके बाद तख्ता ही पलटा गया सारा। अब की बार भी इस साल अगस्त गैर मामूली साबित हुआ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा खिलाफ तवक्को था। मेरा ख्याल है मेरे जैसे बहुत से लोगों के लिए होगा। वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी 2020 में कहा था, आई वॉज शॉक्ड जब उन्होंने PDM के जलसे से नवाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी और नवाज शरीफ साहब ने 2 नाम लिए, जिनमें एक नाम जनरल फैज़ का था। तो बिलावल साहब ने कहा कि उन्हें हैरत हुई है। मुझे भी ऐसी हैरत हुई जब 12 अगस्त को TV पर ये सुर्खी चली, ये ब्रेकिंग फ्लैश हुई कि जनरल फैज़ हमीद को गिरफ़्तार कर लिया गया है। एक तो ये कि मेरे वहमो गुमान भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। दूसरा, उससे एक हफ़्ता पहले आप एक सवाल के जवाब में फरमा चुके थे कि कार्रवाई नहीं होती या इदारे कार्रवाई नहीं करते। वो कोशिश करते हैं कि वो फिर कल को अगर वो उस कटहरे में आए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, इसीलिए ये सोच के कोई कार्रवाई नहीं करता। ये सेकंड लास्ट वीक की बात है जिसमें आपने एक साहब थे आमिर अहमद साहब, वो टोरंटो से आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल शुजा पाशा, जनरल फैज़ हमीद, इसी तरह उन्होंने जुडिशरी में नाम लिया, जस्टिस गुलजार का नाम लिया, जस्टिस बंदयाल का नाम लिया, साकिब निसार साहब का नाम लिया, आसिफ सईद खोसा साहब का नाम लिया, और उन्होंने कहा कि इन मजलूमों पर इल्ज़ामात लगते रहते हैं, इन्हें सफाई का मौका कब मिलेगा, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। तो आपने कहा था कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर उसके बाद ट्विस्ट आया। अच्छा, 12 अगस्त को ये अरेस्ट होती है और 10 अगस्त को जो हमारा शो है उसमें आपने जाते जाते एक ऐसी फुलझड़ी कही, मेरा ख्याल है वो हम ज़रूर चलाएं कि आप क्या कहा जिसमें मैं पूछ कुछ नहीं सकी। जी, इस वक्त तो बैलेंस जो है गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रहा है जी, मगर हमारी जो चिड़िया की खबरें हैं वो ये है कि इस बैलेंस को तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इससे ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं ये कहूँगा अपने साथियों को, दोस्तों को, व्यूअर्स को कि स्टे ट्यून्ड, बहुत कुछ होने जा रहा है अगले 2-3 महीने में। जागते रहना। सब ट्यून तो रहे, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड था बहुत ज़्यादा। क्या पहले से इस पे काम चल रहा था या यकदम फैसला हुआ? ये आप सही कह रही हैं कि पिछले हफ्ते जी, जब ये सवाल आया कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, जिन लोगों के नाम लिए आपने, तो मेरा मौक़िफ़ ये था कि नहीं होगी। और तारीख़ में भी बड़े कम ओकेजन्स हैं जबकि कोई अकाउंटेबिलिटी हुई है, क्योंकि ये अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, स्पेशली एट द हाईएस्ट लेवल। अच्छा, वो एक्चुअली 100% तो एक्यूरेट बात नहीं थी, मगर एज अ स्टेटमेंट टू से कि जी शायद इस दफ़ा ये जजेस के ख़िलाफ़ भी कुछ नहीं होगा, और जो फैज़ हमीद और बाकी लोगों के जो नाम लिए हैं, जिनके ख़िलाफ़ बहुत सी एविडेंस है कि वो गड़बड़ करते रहे हैं, मगर उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हुई, और 2 आर्मी चीफ्स होके चले गए हैं। तो अब लगता है ऐसे ही है कि नहीं होगा कुछ। तो ये तो मेरा मौक़िफ़ था ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट आई न्यू एंड जो तारीख़ में हमें सीखा। तारीख़ में ऑफ कोर्स बहुत से नहीं इम्पॉर्टेंट ओकेजन्स थे जहाँ आर्मी के अंदर उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ या एस्पियोनाज के ख़िलाफ़ या ब्रेकिंग ऑफ डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ या इवन अटेम्प्टेड कूज के ख़िलाफ़, कू मेकर्स के ख़िलाफ़ क्वाइटली कार्रवाई हुई थी। मगर ये जो मामला था, और मैंने उसका हवाला नहीं दिया, मैं आज देता हूँ उसका हवाला, मगर ये जो मामला था, ये क्या ये इस्टेब्लिश हो चुका था कि ये एक कंस्पिरेसी थी ऑफ एन अटेम्प्टेड कू विद इन द आर्मी, क्योंकि ये बात कोई करता नहीं था। यही कहते थे कि ये
अटैक ऑन द आर्मी इंस्टॉलेशंस जो थी, दिस वाज अ कंसर्टेड अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज। यहाँ तक बात नहीं आई थी कि शायद कोई ऐसी कंस्पिरेसी थी या कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके के साथ फौज के अंदर बगावत क्रिएट की जाए। अच्छा। और ऐसे हालात क्रिएट किए जाएं जिसके साथ कोई बदनमी आए और उसके बाद प्रेशर आए ऑन द आर्मी चीफ। अच्छा। और उनको तब्दील किया जाए। ये बातें ड्राइंग रूम्स में हो रही थी, मगर ये पब्लिक डोमेन में ये बातें नहीं हो रही थी। और उधर से भी कोई ऐसा इशारा नहीं आया था कि वहाँ भी कोई ऐसी सोच है कि शायद इसका भी कोई ख़तरा था या है, या इसके ख़िलाफ़ भी इंक्वायरी करनी है कि नहीं करनी। सो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने ये बात की। मगर पिछले हफ्ते जब मैं मेरे प्रोग्राम जब ख़त्म होने लगा, जो मैंने बात की, उस वक़्त चिड़िया की खबरें आनी शुरू हो गई थी कि कुछ फ़ैसले हो गए हैं, और वो फ़ैसले बड़े इनकलाबी किस्म के और रेडिकल फ़ैसले हैं, जिसके अंदर जो बाद में आपने सुना, इस किस्म की बात भी, इसकी भी बात की जा रही है कि अब वक्त आ गया है, हमें एविडेंस मिल गई है कि कुछ होने जा रहा था या कुछ अटेम्प्ट की जा रही थी। अच्छा। जिसके अंदर इमरान खान साहब और उनकी पार्टी तो इतनी नहीं, जैसे इमरान खान साहब मुलव्वस थे और जनरल फैज़ हमीद भी, इनकी कोशिश थी अलॉन्ग विद सम अदर ऑफिसर्स सर्विंग एंड रिटायर्ड, जो कि चाह रहे थे कि कुछ इस किस्म की सूरत हाल हो जिसके साथ जनरल आसिम मुनीर के ऊपर प्रेशर आए, आइदर टू कंसीड इमरान खान और टू बी आउस्टेड और टू बी आस्क्ड टू लीव और व्हाटएवर। प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था, वेदर इट वाज टू आउस्ट हिम और वेदर इट वाज अ प्रेशर टू गेट हिम टू चेंज हिज माइंड एंड गिव स्पेस टू इमरान खान। अच्छा, तो ये क्लियर नहीं हो रहा था। अच्छा। तो उस वक्त जो खबर आई आखिरी वक्त पे, जिसके ऊपर मैं तबसरा नहीं कर सका, ना ही मैं करना चाह रहा था, बिकॉज इट वाज अ वेरी ट्रिकी इशू। अगर वो ना होता तो फिर इट वुड हैव बीन टेरेबल कि मैं ये बात कर देता कि ये करने जा रहे हैं कुछ, और वो ना होता क्योंकि, और ये फैसला आखिरी स्टेजेस पे हुआ। पहले ये फैसला नहीं था। अब ये कहने को ये आ रहा है कि वो जो रऊफ़ हसन के दफ्तर को जब उन्होंने रेड किया तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें इनको मिली हैं जिससे ये कन्विंस हो गए हैं कि ये एक चीज़ थी और हमें एक्शन लेना चाहिए और इसको छोड़ना नहीं है अब हमने। अच्छा, इसके साथ एक और भी इशू था, वो ये भी था कि खान साहब की जिस तरीके से वो उनका जो पॉपुलैरिटी है या वो कम नहीं हो रही, और वो जुडिशरी जो उनका साथ दे रही है उसके साथ और भी क्राइसिस बन रही है। और ये आपको पता है, मैं कब से कह रहा हूँ कि जुडिशरी की इंस्टीट्यूशनल क्लैशेस आ रही हैं आगे जी, और वो बड़ी ख़तरनाक होंगी। तो ये ऐसे लगता था कि गेम हाथ से स्लिप हो रही है। ओके, एस्टैब्लिशमेंट की गेम हाथ से स्लिप हो रही है, और उनकी पॉपुलैरिटी भी कम नहीं हो रही, वो ज़िद भी अपनी नहीं छोड़ रहे, और उधर से मीडिया भी जो है कुछ खुलेआम उनके साथ है जो सोशल मीडिया है, और कुछ दबे दबे लोग हैं जो उनके साथ हैं मगर साथ हैं, और जो बयानिया है वो तब्दील नहीं हो रहा इन फेवर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट एंड गवर्नमेंट, एंड दे आर नॉट एबल टू कंट्रोल इट। फिर ये था कि इसको कंट्रोल करने के लिए अब वो सोच रहे हैं कि जनाब सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल्स किए जाएं, ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसको ख़त्म किया जाए, उसको रोका जाए, और तो उस तरफ ये जा रहे हैं। इस तरफ नहीं सोच रहे कि इसको और कोई तरीका है कि इसको रोका जाए। खान साहब को रोकना बड़ा मुश्किल हो गया था, उनकी सोशल मीडिया टीम को रोकना मुश्किल हो गया था, वन साइडेड प्रोपेगेंडा हो रहा था, फिर आर्मी चीफ को अटैक किया जा रहा था, तो इट वाज लीडिंग टू अ डिस्टेबलाइजिंग सिचुएशन। और इकॉनमी का ये हाल था कि सब कुछ रुक गया था। जितनी मेहनत जनरल आसिम मुनीर ने और उनके दोस्तों ने की है टू गेट द इकॉनमी बैक ऑन ट्रैक, वो सब जो है ना वो अब खतरे में था कि ये कंट्रोल में नहीं आ रहा, और ये और ना हो कि सारा कुछ ही रुक जाए और फिर ये सारी जो मेहनत है हमारी ये ख़राब हो जाए, और फिर अगर इकॉनमी नोज ड्राइव कर गई और लोग भाग गए यहाँ से जिन्होंने हमें देना है, तो फिर कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने ये सोच चल रही थी कि अब क्या किया जाए, और उस वक्त जो सिचुएशन थी उसको इसी तरीके से देखा जा रहा था कि क्लैंप डाउन, ऑल्टरनेटिव बयानिया नहीं बन रहा था, बिल्कुल उनका बयानिया बड़ा तकड़ा जा रहा था, और जुडिशरी भी सपोर्ट कर रही थी, और इधर का जो बयानिया था वो बन नहीं रहा था, गेम वो जिन्होंने कहते हैं ना बन नहीं रहा था। और तो इसलिए वो कभी क्रैकडाउन, लोगों को पकड़ के ले जाएं, फिर बेलें ना कैंसिल करवाएं, फिर ये हो गया, फिर उधर से क्लैंप डाउन ऑन सोशल मीडिया, इस तरफ जा रहे थे। फिर मेरा ख्याल है कि एक स्टेज पे, आखिरी स्टेज पे ये फैसला हुआ कि वो अपनी जगह पे वो सब कुछ, मगर बयानिया चेंज करने की भी ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है जब इनको थोड़ी बहुत एविडेंस मिली कि बयानिया एक्चुअली कुछ पीछे कुछ और भी गेम थी और एक नया बयानिया भी बन सकता है जिसके लिए अब एविडेंस हमें मिल रही है, तो मेरा ख्याल है फिर इन्होंने ये फ़ैसला किया
कि इट्स टाइम टू टेक एक्शन। अच्छा, मैं बड़ा सोच रहा था कि पहले क्यों नहीं किया जी, और वो पहले इसीलिए नहीं किया जो वजूहत मैं आपको बता रहा था, मगर आखिर स्टेज पे ये करना पड़ा। और जब 2 दिन पहले एक तस्वीर छपी जी पाकिस्तान इंडिपेंडेंट डे पे, जिसमें जनरल आसिम मुनीर के साथ राहील शरीफ हैं, जनरल राहील शरीफ और अशफाक परवेज़ कियानी भी थे, और जनरल बाजवा नहीं थे, वो नहीं थे, और भी कोई आर्मी चीफ नहीं था उनके साथ, जनरल जहांगीर करामत नहीं थे या नजर नहीं आए, हाँ, और नोन फेसेस नहीं थे, बाकी ये 2 थे, ये नुमायां थे। हाँ, तो अब कुछ समझ आनी शुरू हो गई है कि ये 2 क्यों नजर आए और बाकी लोग शायद नजर क्यों नहीं आए। ये भी सोचिए कि ये 2 जो नजर आए हैं, इनके दौर में, जनरल कियानी के दौर में भी और जनरल राहील शरीफ के दौर में भी एक्शन लिया गया था उन आर्मी ऑफिसर्स के खिलाफ जिनकी अकाउंटेबिलिटी होनी थी और इन्होंने अकाउंटेबिलिटी की थी। अब जनरल कियानी के दौर में नेशनल लॉजिस्टिक सेल का एक करप्शन स्कैंडल निकला था, जी, आपको याद होगा, जी, बिल्कुल। कोई 1.4 या 1.5 बिलियन डॉलर्स एनएलसी के जो गबन हो गए थे या लॉस हो गया था। उस वक्त भी 2 जनरल्स, मेजर जनरल्स वर इन्वॉल्वड, वन वाज सर्विंग, वन आई थिंक बोथ वर रिटायर्ड, बट उनको भी उनके खिलाफ भी जनरल कियानी के ज़माने में कार्रवाई हुई थी। तो मेरा ख्याल है एक तो ये वजह थी कि जनरल कियानी को भी बुला लिया गया, इनवाइट कर लिया गया, क्योंकि उनको भी याद दिलाया होगा कि आपने भी करप्शन के खिलाफ एक्शन लिया था और यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है, तो आई विल नीड सपोर्ट ऑन दिस। इसी तरीके के साथ जनरल राहील शरीफ के ज़माने में भी 6 आर्मी ऑफिसर्स को डिसमिस किया गया था फॉर करप्ट प्रैक्टिसेस। अच्छा, और इसीलिए मैं समझता हूँ जनरल राहील शरीफ भी को भी साथ ले लिया गया कि ये चीज़ें होती हैं और आपने भी किया था, मैं भी करने जा रहा हूँ, और जो साथ इल्ज़ाम जो लगाया जनरल फैज़ के ऊपर वो करप्शन का भी है ना,